हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। मैं आज आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कुछ ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा जो एग्ज़ाम में आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आपकी क्लैरिटी हो सके उन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो आज आपको जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो सारे 8 क्लास के क्वेश्चंस हैं, 8 क्लास के साइंस के क्वेश्चंस हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको 7 क्लास 6 क्लास सभी क्लासेस के 9 10th के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं धीरे धीरे कराती जाऊँगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द मेथड अप्लाइड फॉर वीडिंग। वीडिंग के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करा जा सकता है? तो वीडिंग के लिए 3 मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या हो रहा है, खुरपी वगैरह का यूज़ करके हम वीडिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीडिंग क्या है? वीडिंग का मतलब होता है कि आपके प्लांट के साथ कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स उसके साथ ग्रो हो जाते हैं। तो जब वो ग्रो हो जाएंगे तो क्या होएगा, वो सनलाइट लेंगे, आपका वाटर लेंगे, सब चीज़ जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ऐसे जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, कि उसको रिमूव करना। तो उसका मैनुअल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड भी होता है, बायोलॉजिकल मेथड। मैनुअल मेथड क्या है, खुरपी की मदद से उसको हटाया जाए। केमिकल मेथड विडिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जाए जिससे कि उसको साफ कर जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड हो गया, इंसेक्ट, फ्लाइज, मॉस्किटो, इन सब के थ्रू से हटाया जा रहा है, तो ये थर्ड मेथड हो गया। तो इस तरह से हमें उस चीज़ों को हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। मेन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं? मेन्योर का मतलब क्या होता है, खाद होता है। तो इसके क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं इसके? इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पानी वो होल्ड कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी ऐसे अच्छी हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे मतलब फर्टाइल हो जाएगी सॉइल, ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। यहाँ तक कि ये ना जो भी हमारे सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा माइक्रोब्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और हमारी सॉइल काफ़ी अच्छी, मतलब प्लांट्स अच्छे से ग्रो पाएंगे। इट इज़ रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। कैसा है ये? इको फ्रेंडली है, मतलब ये एनवायरनमेंट में हम मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये रिन्यूएबल है, रिन्यू हो सकता है, फिर से आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल है। तो हर तरीके से हमारे लिए क्या है, मेन्योर अच्छा है। एडवांटेज है उसके सारे के सारे बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दिया है, व्हाट इज प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग क्या होती है, टिलिंग क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ठीक है, तो प्लोइंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना। ठीक है, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी को नीचे करना, इस प्रोसेस को ही तो मतलब सॉइल को लूज कर दिया हमने। सॉइल पहले एकदम से एक जगह पर थी, वो जगह क्या हो चुकी है, उसकी बदल चुकी है, अब वो उसका उल्टा पलटा कर दिया गया उसके साथ। तो क्या हो गया, तो सॉइल लूज हो गई है, अब उसके अंदर स्पेसेस आ चुके हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लोइंग और टिलिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसको प्लो की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, और एक किसका बना होता है प्लो, या तो वुड का होता है या फिर आयरन का होता है। ठीक है, वुड का भी होता है, आयरन का भी होता है, इस तरह से प्लो बने होते हैं और इससे प्लोइंग आसानी से की जा सकती है। देन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग की। प्लोइंग के एडवांटेज क्या है? तो प्लोइंग के एडवांटेज क्या है, प्लोइंग लूजन्स द सॉइल एंड मेक इट एरेटेड। ठीक है, प्लोइंग क्या करती है, सॉइल को लूज कर देती है और इससे क्या होएगा, जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, उसमें एयर, मतलब उसमें एयर जा सकेगी, एयर के लिए स्पेस हो जाएगा। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर विद द सॉइल यूनिफॉर्मली, जिससे कि सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के साथ अच्छे से घुल मिल सके, घुल जाए, मिल जाए उसके अंदर अच्छे से, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इट इनिशिएट्स द ग्रोथ ऑफ नेचुरल एजेंट्स। इससे नेचुरल एजेंट्स की ग्रोथ होगी धीरे धीरे, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो गए और भी चीज़ें जो सॉइल को फर्टाइल बना सकती हैं, वो सब चीज़ों की ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी सॉइल की, मतलब उसके अंदर ज़्यादा पानी होल्ड हो सकेगा। इट हेल्प्स इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल। इससे मतलब रूट्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छा हो सकेगा, मतलब रूट्स जो है ज़्यादा अच्छे से सॉइल के अंदर तक जा सकेंगी, उसको ज़्यादा अच्छे से जकड़ के पकड़ सकेंगे पूरे प्लांट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लोइंग की वजह से हेल्प करेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये आएगा, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो स्टेट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो आपको लाइन वाइज याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स द नेसेसरी स्टेप। देखो आपको क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करने, आपको क्वेश्चन आंसर्स की लैंग्वेज समझनी है बस। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप आंसर किस तरीके से क्या क्या लिख सकते हैं आंसर के अंदर, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी तो आप आंसर को अपने वे में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या है, और आप आंसर किस किस तरीके से लिख सकते हो। आप आंसर्स को बार बार लिखने की खुद से कोशिश करो, इस तरीके से अपने आंसर की क्वालिटी को अच्छा कर सकोगे। एग्जामिनर को पसंद आएगा, आपके जो भी आपका जो एग्ज़ाम चेक करेंगे उनको पसंद आएगा, आपका एग्जाम आंसर सही लगेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे सकेंगे, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या मिला होता है, नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जब हम कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स रहेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स of crop production which are to be done very carefully to ensure that crops get produced timely, ठीक है। तो क्या है, बहुत ध्यान रखना है हमें क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे कि मतलब सारे प्रोसेस सही से किए जाएं और टाइमली किए जाएं जिससे कि एक अच्छी क्रॉप ग्रो हो सके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं इसमें, इंपॉर्टेंट स्टेप में सबसे पहले क्या है, सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल की प्रिपरेशन करना, ठीक है। एंड देन सोइंग करना, उसमें बीज बोना, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किए जाएंगे। इरिगेशन किया जाएगा, पानी दिया जाएगा। देन वीडिंग, जो भी एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह ग्रो हो गया उसको हटाना। देन हार्वेस्ट किया जाएगा, हार्वेस्ट किया, देखो सॉइल प्रिपरेशन में आपका प्लोइंग, टिलिंग, लेवलिंग सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया जब पक जाएगी आपकी फसल तो उसे काटा जाएगा। देन थ्रेशिंग एंड विनोइंग की जाएगी, ठीक है। उसको झाड़ना, साफ करना, उसकी जो शैफ वगैरह है उसको अलग करना, उसकी सफाई करके अलग करना, ठीक है। एंड देन स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर ना ही कोई कीड़े मकोड़े हों, ना वहाँ पर कुछ भी मतलब है हुआ जिससे कि वो ख़राब हो जाए सॉइल, मतलब वो ग्रेन्स आपके। तो इस जगह ऐसे उसको साफ़ करके सही जगह पे रख देना, सिलॉज वगैरह में रखा जाता है उसे। तो इस तरह से हम सॉइल को साफ़ कर देंगे, सही से रख लेंगे ग्रेन्स को। देन हम बात करते हैं चैप्टर 2 का, मैंने क्वेश्चन लिया है ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन अभी मैंने इतनी से अपलोड किए, बाकी मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े कराऊंगी। मैंने 2-3 चैप्टर क्या ले लिए हैं जिससे कि आप इनके क्वेश्चन देख सको, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक लेते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या ऐसी मेडिसिन हैं जो कि किल कर देती हैं और स्टॉप कर देती है ग्रोथ की ऐसे माइक्रोऑर्गेनिम्स की जो कि हमारी बॉडी में जा सकते हैं कैसे भी उन चीज़ों को ख़त्म करने का। दीज आर वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिम से बच सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया से, फंगी से बनाए जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट वेरियस ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है बहुत सारी एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। डिजीज एज दे टारगेट बैक्टीरिया एंड वायरस, जैसे कि इन्होंने क्या टारगेट कर रखा है, बैक्टीरिया और वायरस। एग्जांपल्स क्या है कॉमन एंटीबायोटिक्स की, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया है, एरिथ्रोमाइसिन, आपने नाम सुने भी होंगे। ये सारी मेडिसिन हैं, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है। प्रिकॉशन शुड बी टेकन आर, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इट शुड बी टेकन ओनली बाय द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। इसको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही खाना चाहिए, ऐसे कुछ भी आप दवाई नहीं खा सकते, ठीक है। इट शुड बी टेकन व्हेन नीडेड एंड इन एन एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। जब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इसको लिया जाए, वो भी एडिक्वेट अमाउंट, जितनी ज़रूरत है उतना ही, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। ज़्यादा नहीं कि हाँ मतलब खा लिया ठीक है, मैं ज़्यादा ही ठीक, मैं ठीक हो जाऊँगा अच्छे से, ज़्यादा ही खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना आपको बोला गया और जब ज़रूरत है तभी उसे यूज़ किया जाए, उतना ही यूज़ किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट एनी 4 वेज इन विच द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसी 4 वेज बतानी है जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल रही है उसको हम बचा सकते हैं उससे, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं बाय उसका सामान यूज़ करने की वजह से, किसी भी तरीके से एयर वाटर के थ्रू क्या हो रही है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? ऑलवेज कीप फूड कवर्ड एंड डू नॉट ईट एक्सपोज फूड। तो हमेशा हमें कवर्ड फूड रखना चाहिए और कभी भी खुला हुआ खाना ऐसे ही खुला पड़ा है तो ऐसे खाने को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारी चीज़ें जो कि उसको गंदा कर देंगी, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अवॉइड ब्रीडिंग अवॉइड ब्रीडिंग मॉस्किटोज बाय कीपिंग द सराउंडिंग ड्राई, ठीक है। मॉस्किटोज कि मतलब वहाँ बढ़े ना, ऐसा ना हो, ठीक है। उसके लिए सराउंडिंग को ड्राई करके रखो, सूखा रखो, गंदा ना उधर आसपास। ऑलवेज कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है। अगर आपको खांसी हो रही है, ज़ुकाम है, कुछ भी चीज़ ऐसी, तो आप छींकते हुए खांसी के टाइम तो आप अपने माउथ को कवर करें, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज 1% टू अनदर पर्सन में फैल सकते हैं, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले आपको हाथ ज़रूर धुलने चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप करेंगे तो आप कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वाई आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस आर ऑल्सो टाइनी बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है। वायरसेस भी बहुत छोटे छोटे से हैं बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े अलग हैं, ठीक है। एज दे शो रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। वो पता है क्या है वायरसेस का, ये है कि वायरस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तब तक वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह वायरसेस मूव कर रहे हैं, तब तक वो नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई होस्ट बॉडी मिलती है, जैसे ही उन्हें कोई लिविंग बॉडी मिलती है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वो लिविंग बन जाते हैं। और लिविंग बनते ही वो क्या करते हैं, अपने जैसे अदर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, यानी कि फोटोकॉपी बनाने लगते हैं। तो अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस को प्रोड्यूस करते हैं और सारे सेल्स के अंदर ऐसे ही वायरसेस भर जाते हैं, ठीक है। एक सेल को उन्होंने पूरा वायरस के साथ भर दिया, फिर ऐसे वहाँ से निकलेंगे और बॉडी के सभी सेल्स में जाके वायरसेस को भर देंगे। वायरसेस पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, वायरस के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो वायरसेस दे प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है। या तो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, हर जगह जाकर वायरस क्रिएट कर देगा, वायरस रिप्रोड्यूस कर देगा। समझ आया आपको? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये आपका चैप्टर 3 से लिया है मैंने, कोल एंड पेट्रोलियम से। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और डिफरेंस बताओ एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं, क्या कहलाएंगे, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल के बारे में पढ़ते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट्स इन नेचर, ठीक है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के हैं जो जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लिमिटेड अमाउंट में एनवायरनमेंट में, उसे क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। इट कांट बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर गेटिंग एग्जॉस्टेड, अगर ये एक बार खत्म हो गया तो इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब नहीं बन सकता जल्दी से, ठीक है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेट्रा। हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, है ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर, जो हमारे एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड अमाउंट में है, वो क्या है, वो हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। इट गेट रिप्लेनिश्ड आफ्टर यूज़, यूज़ के बाद फिर से वापस आ सकता है, जैसे कि वाटर, सनलाइट, हर रोज़ आपको फिर से रोशनी देखने को मिलती है, फिर से आपको पानी मिलता है। तो सभी चीज़ें क्या है, ये आपके पास ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं और एग्जॉस्टिबल। आपको आई थिंक आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ पेट्रोलियम, हाउ इज़ इट फॉर्म। पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेट्रोलियम का भी और कोल का, दोनों का आपको प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है और कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पेट्रोलियम इज़ अ टाइप ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो पेट्रोलियम क्या एक तरह का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल का मतलब जो खत्म हो सकता है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। डीजल एंड पेट्रोल इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। डीजल और पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से
से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम के जो रिसोर्स, पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें बन रही है, डीजल, पेट्रोल। पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप इनसाइड वाटर इन द सी और ओशंस, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे पाया जाता है, डीप इनसाइड वाटर, पानी के अंदर बहुत अंदर, जैसे सी हो गया, ओशंस हो गया, वहाँ पे उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्या प्रोसेस है इसका कि जब मैं आपको आंसर से ही मैं आपको डायरेक्ट पर बता दूँ, उसके फिर आंसर समझाऊंगी आपको मैं, कि जैसे जो सी हो गया, ओशन हो गया, तो वहाँ पर उसमें पानी है बहुत सारा, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जानवर होंगे, है ना। तो जब जानवर मर जाते हैं या कोई चीज़ें उसके अंदर आके पड़ी, ठीक है, सब चीज़ें कहाँ इकट्ठी होंगी, या कोई जानवर मर जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, उस सॉइल की लैंड पे जाके इकट्ठा होगा, उस सी की जो लैंड होगी वहाँ जाके इकट्ठा होगा ज़मीन के नीचे, है ना। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारे एनिमल्स की, वहाँ प्लांट्स, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सब ज़मीन के अंदर उस जगह पर मतलब इकट्ठी होती जाएंगी, ठीक है। और यही प्रोसेस मतलब ये ऐसा चलता रहेगा कई मिलियन मिलियन सालों से। क्या हो रहा है, ऐसी लेयर्स बनती चली जा रही है, दबता चला जा रहा है, दबता चला जा रहा है। और ओशंस के अंदर धीरे 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 वो दबने की वजह से और उसमें हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मिलियन ईयर्स लगेंगे और वो पेट्रोलियम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कोल का भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस है, बट वो लैंड पर होता है, और पेट्रोलियम कहाँ होता है, सी या ओशन में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोसेस बताया, पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन वाटर। पेट्रोलियम क्या है, एक डेड ऑर्गेन फॉर्म फ्रॉम डेड, तो कहाँ से बन रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, विच आर फाउंड इन वाटर, जो कि पानी में पाए जाते हैं। द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म सेटल एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ठीक है। जो बॉडीज होती हैं डेड ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ सेटल होती हैं, ओशन के बॉटम में, नीचे। एंड गेट कवर्ड विथ सॉइल, और सॉइल से कवर होती रहती है, धीरे धीरे सॉइल आ रही है, फिर वही ज़मीन मतलब क्या नाम है, वो एनिमल्स तो वहीं पर है, फिर सॉइल की लेयर पड़ी, ऐसे मिलियन ईयर्स तक चलता रहता है, और धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दीज डेड ऑर्गेनिजम्स टर्न इनटू पेट्रोलियम, और ऐसे डेड ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, पेट्रोलियम का फॉर्म ले लेंगे या नेचुरल गैस का, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, हीट नहीं मिला, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर, इन सब हाई प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे पेट्रोल की फॉर्म में आ गए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट डिकम्पोजिशन है डेड और डिकेइंग एनिमल्स का, एंड प्लांट्स का, अंडर प्रेशर एंड हीट, ठीक है। हीट और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। बार बार डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सबकी लेयर्स आती जा रही हैं, और वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। फॉसिल फ्यूल बनने में कितना टाइम लगता है, 1000 ईयर लग जाते हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, सारे के सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनने में 1000 ईयर्स तक का समय लग जाता है, ठीक है, थाउजेंड्स, मिलियन। अब बात करते हैं, वाई इज़ नेचुरल गैस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्यों है। नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट मेनली कंस्टिट्यूट मीथेन एंड डजंट प्रोड्यूस मच पॉल्यूशन, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज क्योंकि कैसे बना है, मीथेन से, और ये क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, और ये क्या है, क्लीन गैस है, एकदम क्लीन, साफ, ठीक है। नेचुरल गैस कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर फॉर्म CNG। नेचुरल गैस क्या होगी, कंप्रेस होती रहेगी, दबाती जाएंगे, इसको संपीड़ित किया जाएगा और हाई प्रेशर में, और ये CNG बन जाएगा, विच वी यूज़ इन आर कार्स एज फ्यूल, और इसे हम कार्स में यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल। समझ में आया आपको। तो ये सारी चीज़ें, आपके इतने क्वेश्चंस मैंने कराए, ऐसे अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपको ये सेशन सही लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।